जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, तारीख थी 8 जुलाई 1767। इस दिन का एक पत्र है। स्वयं महादजी अपनी माता को ये पत्र लिखते हैं। चलो, वो पत्र में तो ज़्यादा नहीं है। एक दूसरा पत्र महादजी लिखते हैं, उसमें माता जी का उल्लेख करते हैं, क्योंकि माता जी का पत्र उन्होंने अभी अभी शायद लिख के ख़त्म किया है। 8 जुलाई के दूसरे पत्र में महादजी अपनी माता के बारे में तीसरे को लिखते हैं, मातोश्री का पत्र आया है। 25,000 रुपये का कर्जा उन्होंने ले रखा है। आज उनके पास रहने को घर नहीं है और वो कर्जदार अब उनके पीछे पड़ा है। पेशवा दफ्तर से गत 4-5 साल से पत्र भेजकर हम मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आशा दिखाई नहीं देती। 1767 का पत्र है महादजी शिंदे का। मित्रों, अब ये क्या दर्शाता है, क्या लगता है आपको? ये यही दर्शाता है मित्रों कि ग्वालियर में शिंदे परिवार में महादजी और उनकी माता खांडा रानी चीवाबाई के हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपने परिवार में उनका स्थान भी ये पत्र हमें दर्शाता है, जो बहुत खेदजनक है। अब पेशवा का रिस्पांस भी देख लो। ये पत्र में वो भी कहते हैं कि भाई 4-5 साल से तो हम मदद की आशा पेशवाओं से कर ही रहे थे। 4-5 साल यानी 67 का पत्र है। 62 से 67 महादजी और उनकी माताजी पुणे लिखती होंगी। माधवराव ही थे तब। लेकिन यहाँ पे मित्रों देखो, पेशवा का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा ठंडा दिखता है, क्योंकि भाई वो 5 साल देखो, 62 से 67 तक माधवराव भी युवा थे, नए थे। दादा के षड्यंत्र शुरू हो गए थे 62 से, और माधवराव को जो सामने दिखा, बस जो दिखता है वो बिकता है, वो सामने दिखा। शिंदे होलकर परिवार की स्थिति, दोनों की स्थिति, इंदौर में हो या ग्वालियर में हो, दोनों की स्थिति मित्रों दोलनमय हो चली थी। और यहाँ पुणे में दरबार में ये हमारे आप मतलबी, मैं नकारात्मक नहीं कह रहा हूँ, ये तो मनुष्य स्वभाव है। चिंतो विट्ठल हो गए, नारो शंकर हो गए। अब इन जैसे अनुभवी बुजुर्ग शिंदे रियासत पे डोरे डाले बैठे हुए थे। दूसरा था गंगाधर चंद्रचूड़। अब ये गंगाधर चंद्रचूड़ आपको मालूम है, पूर्वाश्रमी का मल्हारबाग का वकील। अब वो भी दादा से मिल चुका था और दादा से मिलकर वो अपना अलग खेल चला रहा था। यानी आप देख लो, पुणे के दरबार में हर एक प्रभावी सुखदार लालची बन गया था। सबकी नजरों में, सबकी नजरें शिंदे दौलती पे ही लगी हुई थी। अब महादजी को इस सारे झमेले में स्वकर्तृत्व दिखाने लगभग आगे के 7-8 साल लगे। 61 की बात मैं बात कर रहा हूं। पहले तो 2-2.5 साल तो उनको पता ही नहीं था कि भाई अपना कौन है, पराया कौन है, क्योंकि सारी तरफ राजनीति, षड्यंत्र, कट, कारस्थान, सभी जगह यही चल रहा था। पूरे मराठे शाही में स्थिति दोलनमय हो चुकी थी। महादजी के चरित्रकार हैं श्री नातू जी। तो नातू जी ने भी चिंतो विट्ठल मोरो विट्ठल का तो मैंने बता दिया कि धोड़प में तो चिंतो विट्ठल मारा गया था। मोरो विट्ठल का भी हाथ तोड़ दिया गया था, मैंने बताया, आपको याद होगा। वही है चिंतो विट्ठल मोरो विट्ठल। बाद में हमारे महादजी काकीडे थे,
बाजी नरसिंह, गणोजी कदम, राघोराम पागे, इन जैसे तकरीबन 15-20 अधिकारियों के नाम नाथूजी ने लिखे हैं, जो बार बार महादजी के संदर्भ में सामने आते हैं। और ये सारे जो अधिकारी थे, ये पुणे में सत्ता केंद्र के सबसे नजदीक अधिकारी थे। आपको हमारे स्वतंत्र भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तब उनके एक सचिव थे ब्रिजेश मिश्रा, वो आपको याद होंगे। या फिर वो केजरुद्दीन का खेतान हरियाणा वाला, वो आपको याद होगा। ये सॉरी, वाड्रा के केस वाला खेतान आपको याद होगा। मित्रों, ये अधिकारी वर्ग कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। सत्ता तो असल में उन्हीं के हाथ होती है, ये हमने बार बार देखा है। शेषन जी को देख लो, आज के ज्ञानेश कुमार जी को देख लो, चलो वो सब छोड़ो, हमारे डोभाल जी को देख लो, है तो IPS ऑफिसर ना, तो अधिकारी हुए। भाई, मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है, ये सच है। बार बार अगर आपको दुय्यमता का एहसास कराया जाए, हाँ, परिवार में आपको कोई कीमत ना दे, या जानबूझकर आपको सतत अपमानित महसूस कराने में अगर परिवार लगा हो, तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि आप अपने क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अपना कर्तृत्व नहीं दिखा सकते, या उसके नजदीक जाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था निरोगी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और हमारे महादजी तो बड़े धार्मिक थे, वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। मैंने आपको बताया कि उनका एक अभंग पर पुस्तक है, तो भावना प्रधान तो वो डेफिनेटली थे। महादजी जन्मतः क्षत्रिय वर्ण की भी थे, तो पानीपत के बाद वो भला ज्यादा दिन तक कैसे चुप बैठ सकते हैं। 1761 के पानीपत के घायल होने के बाद मित्रों 7-8 महीने वो तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, बीमार रहे, लेकिन उसके बाद तंदुरुस्त जब हो गए तो होलकरों के साथ राजपूताना और बुंदेलखंड में हमको वो मराठी सत्ता बचाते हुए दिखते हैं। आ जाओ 1762 के वर्षा ऋतु में पुणे में जब ये दादा अपना खेल दिखा रहा था ना पूरे परिवार को, तो माधवराव ने तुरंत शिंदे होलकर दोनों को पुणे बुलाया था। 9 अक्टूबर 1762 का बालाजी गोविंदपंत बुंदेला, गोविंदपंत तो आपको याद होंगे, बस उन्हीं का ये सुपुत्र। इस 9 अक्टूबर 1762 में बालाजी गोविंदपंत बुंदेला का पुणे से अपने अधिकारी लालजी बल्लाळ को एक पत्र गया है। पत्र में हमारे बालाजी ने महादजी का उल्लेख किया है। बालाजी कहता है, महादजी बाबा श्रीमंत की आज्ञा लेके उज्जैनी गए। इसका सीधा मतलब हम निकाल सकते हैं कि 1762 में गोविंद पंत पुत्र बालाजी और महादजी ये दोनों पुणे में ही थे। अगले साल आ जाओ 1763 में। 1763 के जनवरी में ये हमारे दो चाचा भतीजा यानी महादजी शिंदे, केदारजी शिंदे, ये चाचा भतीजा शिंदे मीरज में थे। मीरज से पेशवा की आज्ञा पर वो डायरेक्ट उत्तर की ओर गए हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं, आप देख लो कि पानीपत के पश्चात हर रेफरेंस में मित्रों महादजी के साथ हमको केदारजी जरूर दिखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि 1763 की गर्मी में जानोजी के साथ निजाम ने पुणे में चढ़ाई की थी, वो तो डिटेल आपने सुनी होगी। हाँ, तब हमारे महादजी उज्जैन थे। माधवराव के आदेश पर तुरंत महादजी उज्जैनी से
विदर्भ पर हमला वो करने निकल पड़े। ऐसा एक पत्र महादजी की तरफ से पुणे लौटा। अब ये खबर जानोजी को पहुंची। ये खबर सुनते ही मित्रों जानोजी पुणे के सीमा के बाहर जो निजाम के साथ उसकी छावनी लगी थी, उस छावनी को छोड़ के, निजाम को छोड़ के तुरंत पुणे पेशवे के साथ आ गया। बताइए, खबर सुन के कि भाई महादजी उज्जैनी से नागपुर जा रहे हैं तबाही करने। अब ये खबर मित्रों दादा को भी पहुंची। जाहिर है उसको भी पता चला होगा। पेशवा, भोसले और महादजी, अब ये तीनों के गठजोड़ से, गठबंधन से दादा, राघोबा दादा अच्छा खासा परेशान हुआ। बनता भी है क्योंकि वो विरोधी था। बाद में वो निजाम के साथ वो करार वगैरह आपने सुना है, वो हो गया। उसके बाद माधवराव गोदावरी किनारे में थे, तो वहीं से माधवराव स्वयं टोंक में जाके महादजी से मिले हैं। क्या दिखाता है मित्रों? इन दोनों का स्नेह दिखाता है, क्योंकि टोंक में जाके माधवराव महादजी से मिले और फिर वहां से पुणे दोनों लौट के एक साथ आए। बताइए, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्या होती है? ये ट्रस्ट बिल्डिंग का मुझे काल लगता है माधवराव और महादजी शिंदे का। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि भाई 75 से 95 ये 20 साल पूरे भारत में महादजी शिंदे छाए थे। क्यों छाए थे? क्योंकि उनका आत्मविश्वास उनको वापस लौटाया था। किसने लौटाया था? माधवराव ने लौटाया था। उसके पहले परिस्थिति क्या थी ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये डिटेलिंग दे रहा हूं। उसके बाद देखो, पहले तो ये टोंक में एक साथ मिले, दोनों टोंक से पुणे आए और उसके बाद फिर पुणे से महादजी श्रीगोंदा जाते हुए हमें दिखते हैं। वहीं 1763 में एक अजीब वाकया पुणे के पास हुआ, वो मैं बताना चाहता हूँ। घटना तो बड़ी सामान्य और हास्यास्पद है, लेकिन ये भी खेल हमारे यहाँ पे हो चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। घटना ये है कि भाई पुणे से एक नज़दीक आज की डेट में MIDC का एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है कुरकुंभ। अब इस कुरकुंभ में अचानक एक खबर हवा की तरफ फैल गई कि भाई कुरकुंभ में जनकोजी शिंदे प्रकट हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1763 की। और इतना ही नहीं कि जनकोजी शिंदे वहाँ कुरकुंभ में प्रकट हुए, भाई ये भी खबर मिली कि वहाँ कुरकुंभ में 2000 मावड़े अब उन्होंने अपने साथ इकट्ठा कर लिए हैं। अजीब बात थी। पुणे में सभी सामान्य जन भी अचंभित हो गए कि भाई ये क्या है और कैसे हुआ। भला जनवरी 1761 में वीरगति प्राप्त जनकोजी 1763 में कुरकुंभ में कैसे प्रकट हुए? लोग तो हक्का बक्का हो गए। अब कुछ लोग थे जो जनकोजी को भी पहचानते थे, उन लोगों ने अपने तौर पे पहचान कराने की कोशिश की और पहचान कराई भी। ये और एक अजूबा है कि भाई कुरकुंभ में भी पेशवा के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने भी उस जनकोजी शिंदे से पहचान करवाई और पहचान करा के वो आश्वस्त भी हो गए कि नहीं भाई ये सही में वही जनकोजी शिंदे हैं। पुणे में बवाल मच गया, बवाल। गोपिकाबाई बड़ी होशियार थी। गोपिकाबाई ने अपने कुछ विश्वासु नाम और भेष बदल के कुरकुंभ भेजे। वो गए कुरकुंभ गांव में, क्या देखते हैं कि भाई भापकर, गराडे, सरलश्कर, गाड़वे, जाधव जैसे जो शिंदे एकनिष्ठ उनके टुकड़ी में सरदार थे ना, वो हमारे इस नए जनकोजी के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन का आनंद कुरकुंभ में
उठाते इन लोगों को दिखे, ये और चकरा गए। अगले दिन यानी 2 नवंबर 1763, 2 नवंबर को स्वयं माधवराव अभियान से पुणे लौटे। दोपहर को वो पहुंचे। भोजन करके तुरंत उन्होंने कुरुकुंभ में इस जनको जी को बुलावा भेजा कि भैया जरा पुणे आ जाओ। अब जनको जी पुणे आया तो पुणे आकर ठेठ नाना फडणवीस ने उसको अपने कमरे में लेके अपने सामने बिठा दिया। ये हमारा नया जनको जी समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि नाना फडणवीस ने लगातार 5 घंटे इस हमारे नए जनको जी से पूछताछ की। बीच में नाना का साथ देने हमारे नाना पुरंदरे आ गए। नाना पुरंदरे आ गए, बैठे, वो भी चर्चा में शामिल हो गए। उसके बाद तुरंत गोविंद शिवराम भी आ गए, और गोविंद शिवराम भी हमारे गोविंदराव पटवर्धन जैसे शीघ्र कोपी समझे जाते हैं। अब ये तीनों का सामना 5 घंटे तक ये बहरूपिया करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, टूट गया। रघुजी थोरात ने अपना गुनाह कबूल कर लिया इन तीनों के सामने। तुरंत उसे पुणे में शनिवारवाड़ा में कैद में रखा गया। आगे फिर थोड़ी देर हो गई। उसके बाद उसके पुणे में जो 5 साथीदार थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। नाना को रात को पता चला कि ये योजना सखाराम बापू बोकील के चचेरे भाई गिरमाजी पंत की है। अब गिरमाजी पंत पे भी रात को शामत आ गई। माधवराव और नाना ये दोनों पूरी तरह से जान गए कि सखाराम बापू के आशीर्वाद के बिना ये कांड संभव नहीं है। ये तो मैंने पुणे वाले का हाल आपको बताया। अब सोचो ग्वालियर में क्या हुआ होगा। पुणे में मित्रों रघुजी थोरात को उसके पत्नी, उसके भाई और उसकी माता उनके सामने खड़ा कर दिया सार्वजनिक जगह पे। अब इन तीनों को देखकर रघुजी पूरा का पूरा टूट गया, रोने लग गया, माफी मांगने लग गया। उसके पत्नी ने इस झूठ के लिए रघुजी को कड़ी से कड़ी सजा देने की सार्वजनिक मांग पेशवा के अधिकारियों से कर डाली। तद्वत माधवराव ने रघुजी थोरात का नाक और उसके 2 कान काटने की सजा सुनाई। कान और नाक दोनों काटे गए और ये व्यंग को लेकर उसे फ्री छोड़ा गया। लेकिन वो फिर माता के सामने आया अपना टूटे हुए नाक और कटे हुए 2 कान को लेकर। उसकी माता ने सर्व जन समक्ष उसका श्राद्ध करने का ऐलान कर दिया। बताओ, बेघर और वैमनस्क अवस्था में इस रघुजी थोरात ने पुणे में एक कुएं में छलांग मारकर अपनी ये दागदार और ये अपमानित जीवन जो उसका था ना, उसको तुरंत समाप्त कर दिया। पेशवा ने थोड़ी नरमी दिखाई, उसके दहन विधि पूरी तरह से विधिवत पुणे में ही करवाया। ऐसे भी बहुत सारे कांड पानीपत के बाद भारत में हुए हैं। एक सदाशिवराव भाऊ का भी बहुरूपिया पुणे में घूम रहा था। अब मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया नहीं बताया। अगर नहीं बताया है तो आगे कहीं रेफरेंस आएगा तो जरूर मैं उसको कहूँगा। पानीपत के बाद किस तरह से और किस प्रकार से हमारी मानसिकता कमजोर हुई थी, इसका ये उदाहरण है। वंदे मातरम।